आज का लास्ट टाइम पे हम लोग ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था परसेंटेज कंपोजिशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको कहते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है किसी कंपाउंड। देखिए, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिनोट्स हाउ मेनी एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स are present in a molecule of that compound, given compound. जब भी हम कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ते हैं किसी का या लिखते हैं तो हमें उससे ये क्लियर हो जाता है कि इस कंपाउंड के एक सिंगल मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। एग्जांपल, आप ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा? Yes, sir. Sir, C6H12O6. C6H12O6। इस फॉर्मूले को पढ़ने से आपको क्लियर क्या हुआ? यही फॉर्मूला क्यों बना? C8H12 क्यों नहीं बना? C2H12 क्यों नहीं बना? सर क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले से हमें ये क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, साफ साफ क्लियर हो रहा है कि अगर हम ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेंगे, अ सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे, तो उसके अंदर 6 एटम्स ऑफ एलिमेंट कार्बन, 12 एटम्स ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड टेल्स अस or it denotes the exact number of atoms of various elements in a molecule of compound, whereas the empirical formula denotes the ratio, not the exact number. It denotes the ratio of atoms of various elements present in a molecule of compound, कि जो अलग अलग एटम्स हैं वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। अगर हम यहां पर आपसे पूछें कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स का रेशियो क्या बन रहा है, इनके एटम्स का 6 एटम्स इसके हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, यानी इनके बीच में रेशियो क्या बन रहा है? अगर सिंपल रेशियो की बात करें 1:1:1 सब 1:2:1 to 1। तो इस रेशियो को लेकर जो फॉर्मूला लिखा जाएगा, यानी अगर कोई फॉर्मूला लिखते हैं CH2O, दिस फॉर्मूला is known as empirical formula of glucose. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, वो डिनोट करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एटम्स किस रेशियो में है कंपाउंड के अंदर, ये डिनोट करेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कहीं भी एग्जैक्ट रेशियो की बात नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट नंबर की। यानी अगर हम आपसे कहते हैं कि CH2O इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो आपके माइंड में इस फॉर्मूले को लेकर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 रेशियो में है। अब ये 1:2:1 रेशियो 1:1 के लिए भी बनेगा, यानी एक एटम कार्बन का, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का 1:1 भी हो सकता है। ये 2:4:2 एटम्स भी हो सकते हैं, 2 एटम्स ऑफ कार्बन, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये 3:6:3 भी हो सकते हैं, ये 4:8:4 भी हो सकता है, ये 5:10:5 भी हो सकता है, और ये 6:12:6 भी हो सकता है, और 7:14:7 भी हो सकता है। ये कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है कि एक्चुअल में क्या है एटम्स, एक्चुअल में कितने एटम्स हैं, ये नहीं पता चलता एम्पिरिकल फॉर्मूले से। वो किससे पता चलेगा? सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज इट क्लियर? यस सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो इट डिनोट्स द एक्चुअल एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, whereas empirical formula only
only shows the ratio between atoms of various elements in a compound, in a molecule. ठीक है? Yes, sir. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ लिखते हैं, जो हमने एग्जाम्पल दिया वो यहाँ पर हम लिखते हैं. एग्जाम्पल देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, अभी आपने कहा C6H12O6, whereas empirical formula of glucose, ये कितना होगा? CH2. क्यों? क्योंकि जो कार्बन एटम्स हैं, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं और जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, उनका रेशियो 6:12:6, दैट इज 1:2:1. ये बन रहा है इसलिए. ठीक है? Yes, sir. सिमिलरली इथेन का फॉर्मूला सबने पढ़ा है. इथेन तो सबने नाम सुना होगा. सर C2H4. C2H4 तो इथेन है. C2H5. C2H5 कौन सा फॉर्मूला होता है? या तो CnH2n+2 होता है. नहीं पढ़ा ये सब? एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n+2 होता है. क्या होता है? CnH2n+2. इस कॉन्सेप्ट पे चलता है. n की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, 1 2 3 4. जैसे n1 रखिए तो C1 और H हो जाएगा 2 × 1 + 2 यानी 4. CH4 पहला मेंबर होगा एल्केन फैमिली का, मीथेन. फिर n की जगह अगर हम 2 रखें तो C2, तब H हो जाएगा 2 × 2 + 2 मतलब 4 + 2 यानी 6. C2H6 सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली, दैट इज इथेन. ठीक है? तो इथेन का C2H6. यस, C2H6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि अगर कभी हमारे पास इथेन का एक मॉलिक्यूल मिल गया तो हमें आराम से ये पता चल रहा है कि उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ इथेन के अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2, Sir 2. हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 6. 6. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. तो इस हिसाब से एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए इथेन का? Sir 3H3. क्या होना चाहिए? Sir CH3. CH3 ओनली. क्यों? क्योंकि जो रेशियो है सर वो 1:3 कार्बन का और हाइड्रोजन का वो 2:6 है, 1:3. ठीक है? Yes sir. समझ में आ गई बात? Yes sir. तो एम्पिरिकल Yes, फॉर्मूला, sir. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? Yes sir. डिफरेंस क्लियर हुआ? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या डिनोट करता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या डिनोट करता है? सर एम्पेरिकल फॉर्मूला एक्चुअल वो करता है और सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल और सर एम्पेरिकल फॉर्मूला सर सिंपलेस्ट रेशियो. ओनली सिंपलेस्ट रेशियो. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स. अब ये फाइंड कैसे करते हैं? डिटर्मिनेशन.
एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेशन। एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए, वो है परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड का। ये हमें मालूम होना चाहिए कि उस कंपाउंड के अंदर जिसका भी हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने जा रहे हैं या जिसका भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स किस रेशियो में, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, परसेंटेज क्या है उन एलिमेंट्स का, ये हमें मालूम होना चाहिए। इतना मालूम होगा तब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। स्टेप्स क्या है इसमें, देखिए स्टेप्स। सबसे पहले आप एक टेबल बनाइए और उस टेबल में राइट डाउन द परसेंटेज कंपोजिशन एंड एटॉमिक वेट ऑफ ईच एलिमेंट। एक टेबल बनाइए और उस टेबल में ये लिखिए कि कौन कौन सा एलिमेंट्स हैं और वो किस रेशियो में, या उनका परसेंटेज क्या है वो डिनोट करिए। पहले कॉलम में एलिमेंट्स लिखेंगे, दूसरे कॉलम में उन एलिमेंट्स के परसेंटेज कंपोजिशन को नोट करेंगे। थर्ड कॉलम में जो भी परसेंटेज कंपोजिशन आपको मिला किसी भी एलिमेंट का, उसको उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर, अपने अपने परसेंटेज कंपोजिशन को उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट से डिवाइड कर लें। यहां से आपको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे सबके। इसके बाद इसमें से लीस्ट नंबर को सेलेक्ट करेंगे थर्ड स्टेप में और उससे सबको डिवाइड करके सबको डिवाइड कर देंगे। यस सर। टेस्ट रेशियो आपको मिल जाएगा। पढ़ा है आप लोग ने ये? यस सर। कहाँ पढ़ा है? सर पहले ही फर्स्ट कंपैरेटिव का है ना। Yes, sir. फर्स्ट कंपैरेटिव का है, यस नाइन्थ सर। नहीं सर 10th का ही फर्स्ट कंपैरेटिव। Sir, 10th में. Yes, sir. स्कूल की क्लास में पढ़ा है? यस सर स्कूल की क्लास में। मतलब अभी Yes, हमने sir. हमने तो पढ़ाया नहीं इसे। नो सर। No, sir. अच्छा, उसके बाद जो सिंपलेस्ट रेशियो, अगर मान लीजिए वो जो सिंपलेस्ट रेशियो वाला कॉलम है उसमें होल नंबर्स नहीं आते हैं, अगर सिंपलेस्ट रेशियो वाले कॉलम में होल नंबर्स आ गए तब तो आप उसी नंबर को लेकर एम्पिरिकल फॉर्मूला नोट कर लेंगे। लेकिन अगर वहां पर इंटीजर वैल्यूज नहीं आती हैं तो फिर उनको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे? तब एक स्मॉलेस्ट सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे उनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, स्मॉलेस्ट सुटेबल नंबर। उसके बाद जब होल नंबर रेशियो मिल जाएंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालेंगे। उसके बाद एक इंटीजर n की वैल्यू फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट करके, और जो भी इंटीजर n मिलेगा उसको वापस एम्पिरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिल जाएगा। इतना सबने पढ़ा है क्या? यस सर। नो सर। नहीं पढ़ा है ना? Yes, sir. नहीं पढ़ा है ना? सर हर्षित ने और बानी ने पढ़ा है, मैंने और गुंजन ने शायद नहीं पढ़ा है। अच्छा, ये स्टेप्स क्या हैं ये ऐसे नहीं समझ में आएंगे। मैं इक्वेशन जरा देकर क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूँ, आपको समझ में आएंगे। करना क्या होता है आपको समझाता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। देखिए, जो लास्ट टाइम पे हम लोग ने पढ़ा था उसके क्वेश्चंस और एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जरा मैं एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन is found to contain 40% of carbon, 6.7% of hydrogen and 53.3% of oxygen.
calculate its empirical formula. If its vapor density is 30, calculate the molecular formula. ये है क्वेश्चन. देखिए कैसे करते हैं, empirical formula कैसे निकालते हैं. सॉल्यूशन देखिए. empirical formula निकालने के लिए एक टेबल बनाइए आप. यहां पर हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं. और उस टेबल में आपको फिल क्या करना है, एक टेबल बनाइए. उस टेबल में सबसे पहले वाले कॉलम में लिखिए आप एलिमेंट्स, कौन कौन सा एलिमेंट्स है वो पहले फिल करिए. सबसे पहले कॉलम में लिखा जाएगा एलिमेंट्स. दूसरे कॉलम में लिखिए उन एलिमेंट्स के परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट है. तीसरे कॉलम में हम लिखते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स. रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स. और ये मिलता कैसे है, ये जो भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है एलिमेंट का उसको डिवाइड कर देते हैं उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से, यहां से मिलता है. चौथे कॉलम में आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा. कैसे मिलेगा अभी मैं बताता हूं. और पांचवें कॉलम में आपको सिंपल रेशियो बताना है. फिफ्थ कॉलम की नीड कभी होती कभी नहीं होती, कोई जरूरी नहीं कि फिफ्थ कॉलम का यूज हो. अब ये स्टेप्स क्या है जरा समझिएगा. जरा सब लोग पेपर पे रफ में जल्दी से नोट कर लो. कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये सब अभी हम पूछेंगे. कार्बन कितना है इसमें, 40% है, 6.7% हाइड्रोजन और 53.3% ऑक्सीजन है. नोट कर लिया. Yes, sir. E is equal to 40%, H is equal to 6.7% और O is equal to 53.3%. अब मुझे बताइए कौन कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसके अंदर. Carbon, hydrogen, oxygen. सबसे पहले वो एलिमेंट्स लिखिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड Oxygen. यही वो एलिमेंट हो गया. पहले हमने एलिमेंट फिल कर दिए. कितने परसेंट में प्रेजेंट है कार्बन, सर So 40%. 40%. हाइड्रोजन 6.7%. 6.7%. ऑक्सीजन 53.3. सेकंड स्टेप ये होता है. थर्ड स्टेप में आप रिलेटिव एटम्स सबके निकालते हैं. रिलेटिव एटम्स निकालने का तरीका है परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. जैसे कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन 40 है और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, तो उससे डिवाइड करेंगे. परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट, जो भी एटॉमिक वेट है. ठीक है, तो ये आएगा आपका 3.33 रिलेटिव एटम्स मिलके कार्बन के. हाइड्रोजन के रिलेटिव एटम्स के लिए हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, दिस विल बी 6.7. ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, दैट इज 16. कितना आएगा ये, इट विल बी 3.33 अगेन. 3 स्टेप समझ में आए. कोई भी क्वेश्चन इंपिरिकल फॉर्मूले का होगा उसमें ऐसे ही करना है. एक टेबल बनाना है, एलिमेंट्स, सेकंड कॉलम में उनके परसेंटेज कंपोजिशन, थर्ड कॉलम में रिलेटिव एटम्स, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और फोर्थ कॉलम में सिंपलेस्ट रेशियो, फिफ्थ कॉलम में सिंपल रेशियो. ये सिंपलेस्ट रेशियो कैसे फाइंड करेंगे जरा इस पे अब. अब जो ये रिलेटिव एटम्स आपने लिखे थे इसमें ये देखिए कि सबसे कम, ये सबसे छोटा एलिमेंट नंबर क्या है,
स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? यहाँ 3.33 है, यहाँ 6.7 है, यहाँ 3.33। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? सर 3.33 3.33। तो जो भी स्मॉलेस्ट नंबर हो इसमें से उससे सबको डिवाइड कर दीजिए, यानी 3.33 अपॉन 3.33 कितना आ जाएगा? 1। 6.7 अपॉन 3.33 ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, और 3.33 अपॉन 3.33 इट विल बी 1। जो ये सिंपलेस्ट रेशियो बना 1:1, इसी को लेकर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लेंगे। लेकिन अगर इस कॉलम में सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आता है, इस होल नंबर रेशियो नहीं बनता, सपोज एक थोड़ा सा हम एज्यूम कर रहे हैं, ये डेटा आएगा नहीं बट एज्यूम कर लें, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू 2.5 आ जाती है। सर इंटू 2, सबको इंटू 2 कर देंगे। 2 ही क्यों करेंगे सर क्योंकि वो सिंपलेस्ट होगा ना फिर। सिंपलेस्ट 2 रेशियो? करेंगे तो सर 2। हाँ सुनिए, सिंपलेस्ट रेशियो जो आता है अगर वो होल नंबर रेशियो नहीं है, तो इन ऑर्डर टू मेक इट होल नंबर रेशियो हमें एक स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करना। ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट यानी मल्टीप्लाई तो इन्हें हम 10 से भी करते हैं तो होल नंबर बन जाएंगे, 10, 25, 10 बन जाएगा। यस सर, पर वो सिंपलेस्ट नहीं होगा ना। बन जाएंगे, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है इनको होल नंबर में चेंज करने के लिए। सबसे छोटा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके होल नंबर में हम बदल सकते हैं उसी से करना है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर 2 है जिससे हम इनको होल नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो बन जाएगा। अगर 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 2। तब आप इस 252 को लेकर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। यस सर। अभी ऐसी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं। तो अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको यही 4 कॉलम्स ही यूज करने हैं। सिंपल रेशियो का वहां तक नौबत ही नहीं आएगी, वहां तक क्वेश्चन नहीं पहुंचेगा मोस्टली, यहीं पर आपको होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, जब आपको होल नंबर रेशियो मिल जाए तो इन्हीं होल नंबर रेशियो के बेसिस पे आप मौलिक एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखिए। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, इस रेशियो को लेकर लिखिए C H2O। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूले तक यहीं तक करना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे देखिए। अब आप क्या करिए, एक इंटीजर n की वैल्यू फाइंड करिए। इंटीजर n कैसे फाइंड करते हैं? ये फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट, या पहले आप ये समझ लीजिए, पहले आप यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूले से के बाद अगला स्टेप है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालना। जो आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालिए। कैसे निकालेंगे? जैसे मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं, सबके एटॉमिक वेट को ऐड करके। एम्पिरिकल फॉर्मूले में जो भी है एलिमेंट्स उनके सबके एटॉमिक वेट को ऐड कर लीजिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट आ जाएगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन का 12 हो गया, ठीक है। यस सर। 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं तो इनका 2 × 1 हो गया। यस सर। एक ऑक्सीजन है तो 16 हो गया, ठीक। तो यहाँ से मिल गया 30 AMU। AMU उसका यूनिट है। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालिए। मॉलिक्यूलर वेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो कोई ऐसा आपको ऐसा डेटा दिया होगा जिससे मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड कर लें। सर वेपर डेंसिटी हम लोगों को दी गई थी। तो यहाँ वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो वेपर डेंसिटी का ट्वाइस होता है। यस सर। तो मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट ना देके वेपर डेंसिटी दिया है तो मुझसे कर लेंगे 2 × 30। वेपर डेंसिटी। हाँ। तो 2 × 30 इट विल बी 60 AMU। इसके बाद के स्टेप में Yes, sir. इंटीजर n फाइंड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? इंटीजर n फाइंड करने का तरीका है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट।
इस तरह से करके मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर 60 है, एम्पिरिकल वेट यहाँ पर 30 है, तो एक इंटीजर मिलेगा 2। बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो स्टेप है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होगा या कोई ऐसा और डेटा दिया होगा जिससे मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट करेंगे तो हमें एक इंटीजर मिल जाएगा n। इस स्टेप में ऑलवेज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट करोगे तो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। अगर इस स्टेप में आपको इंटीजर नहीं मिल रहा है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट करने पे मान लो 2.5 आ रहा है, 1.75 आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है, तो आप समझ लो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर किया। ये इंटीजर के अलावा मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल वेट का जो रेशियो है वो इंटीजर के अलावा और कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो ही नहीं सकता। ठीक है, यस सर। ये अलग बात है कि जैसे मान लो 1.98 आ गया तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 हो गया, ये 2.02 आया तो 2 हो गया, इस तरह से तो हो सकता है, ये होल नंबर ही माने जाएंगे। अब जो आपके पास एक इंटीजर n मिला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अब आप इस इंटीजर n को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? सर एम्पेरिकल फॉर्मूला के रेशियो से, एम्पिरिकल फॉर्मूला से। जैसे यहाँ 2 मिला तो 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, पूरा एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी C2H4O2 and this will become H4 and O2, C2H4O2, यही मिलेगा ना? यस सर। यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। समझ गए स्टेप्स क्या है? यस सर। तो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से समझिए स्टेप्स क्या होते हैं डिटरमिनेशन ऑफ एम्पिरिकल वेट। सबसे पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट करेंगे, उसमें जो लीस्ट नंबर आएगा उससे सबको डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा, उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट करके एक इंटीजर n फाइंड करेंगे, उसको वापस एम्पिरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। समझ में आ गया? यस यस सर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि एक केमिकल रिएक्शन से हमें ये रिवील हो रहा है कि 10.47 ग्राम कोई कंपाउंड है, 10.47 ग्राम कंपाउंड के अंदर 6.21 ग्राम एलिमेंट X है और रेस्ट एलिमेंट Y है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का बताओ X और Y के टर्म्स। बहुत आसान, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए तो हमें वही टेबल बनानी पड़ेगी, लेकिन उस टेबल में हमें परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए X का और Y का। X कितने परसेंट है कंपाउंड में और Y कितने परसेंट है ये पता होना चाहिए। और कहीं पर भी यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दिया है X और Y का, ये दिया है कि 10.47 ग्राम कंपाउंड में 6.21 ग्राम मेटल X है। तो क्या आप यहाँ से परसेंटेज निकाल नहीं लेंगे X का? बोलिए। यस सर। भैया किसी का भी परसेंटेज, जैसे हम आपसे कहें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट X, तो वो कैसे फाइंड करते हैं? मास ऑफ X अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। बोलिए। into Yes, sir. 100। ऐसे परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो X का कितना परसेंट है? अमाउंट 6.21 6.21 अपॉन 10.47, upon
into 100. कितना होगा ये? 59.31। ऐसे ही सेम हम एलिमेंट y का फाइंड कर सकते हैं, या एलिमेंट y के लिए तो क्योंकि दो ही एलिमेंट हैं तो हम सीधे 100 में से x का परसेंटेज माइनस कर देंगे। भाई इतना x है तो बाकी क्या होगा? y y होगा। ये कर लीजिए या फिर आप ऐसे ही कर लीजिए, रेस्ट आपका y है। तो बल्कि बहुत आसान है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट y के लिए इजी यही है कि आप दो ही एलिमेंट है तो आप 100 माइनस कर लो परसेंटेज ऑफ 59.31 x को माइनस कर दीजिए। तो 100 माइनस 59.31 कितना आएगा? 40.69। यस सर। अब देखिए दोनों का परसेंटेज आपको मिल गया। अब आगे का काम बहुत आसान है। इस टाइप का एक टेबल बनाएंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए टेबल बनाएंगे। कौन कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे? X और Y. x और y। तो आप एलिमेंट लिखिए x और y। x कितने परसेंट मिला आपको? Sir, 59.31. और ये कितने परसेंट मिला? एलिमेंट x का एटॉमिक वेट दिया है क्या क्वेश्चन में? 207। तो 59.31 अपॉन 207 यही करेंगे ना? यस सर। कितना आएगा ये? ये आएगा 0.2865। इधर आप करेंगे 40.69 अपॉन इसका 35.5 दिया हुआ है, दिया है? यस सर। 30 इट विल बी 1.146। अब लीस्ट क्या है इसमें से? सर 0.286 उससे सबको डिवाइड करें। Yes, sir. तो यहाँ तो 1 आ जाएगा Yes, sir. और यहाँ पर फाइंड करेंगे, सॉरी 1.146। ये कितना आएगा? सर 0.286 लिखना था। ये 4 आएगा, सॉल्व करिएगा। ये 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमें Yes, sir. आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? सर XY4 ये इसी को लेकर लिख लीजिए, x Y4 y, यही आंसर होगा। इतना ही तो करना था। यस सर। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड करना होता तो हमें मॉलिक्यूलर वेट और चाहिए होता, वो कहीं ना कहीं दिया होना चाहिए था इसमें। मान लो अगर वो क्वेश्चन में होता तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया होता, पहले जो हमने ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला इससे एम्पिरिकल वेट निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट करेंगे, वहां से हमें एक इंटीजर n की वैल्यू मिलेगी।
उस इंटीजर n को वापस इस एम्पिरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। यस सर। कुछ क्वेश्चन मैं इस पे बेस्ड आपको भेजूंगा, तो आप उसे कर लीजिएगा, वो आपका होमवर्क होगा समझ। ओके सर। ओके सर। ये क्वेश्चन जो है आपके पास, ये मैं आपको भेज दूंगा, ये आपका आज का होमवर्क हो जाएगा। ठीक, 2-3 क्वेश्चन है। यस सर। कुछ परसेंटेज कंपोजिशन के भी क्वेश्चन है, वो भी हम आपको कराएंगे। अभी आज का होमवर्क आप ये कर लीजिएगा। ओके सर। यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, बाय सर। गुड नाइट।